हेलो एवरीवन। तो हम 12th की केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था ठोस अवस्था सर, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था टॉपिक हमारा जो है वो चल रहा था। हमने उसमें क्रिस्टलीय ठोस पढ़े, अक्रिस्टलीय ठोस पढ़े और क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार पढ़े। धात्विक ठोस, आयनिक ठोस, ये सारा हमारा हो चुका था। अब हम उससे आगे का करने वाले हैं, नेक्स्ट करने वाले हैं। तो वो चीज़ है हमारी क्रिस्टल जालक और एकक क्रिस्टल जालक एवं एकक कोशिका। ठीक है सर, क्रिस्टल जालक एवं एकक कोशिका के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम थोड़ी बेसिक चीज़ें जानते हैं कि जैसे आपने ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ा होगा, आप जानते होंगे ऊष्मागतिकी के बारे में। तो उसमें जैसे कि दो पदार्थ होते हैं और तीसरा पदार्थ जो होता है वो वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर। जैसे कि यहाँ पर एक गिलास है और इस गिलास के अंदर ठंडा पानी भरा हुआ है जिसका टेम्परेचर लो है सर, ठीक, जिसका टेम्परेचर लो है और वातावरण जो है आपका उसका टेम्परेचर हाई है। आपका जो बाहर का एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर इससे ज़्यादा है। तो ये क्या करता है, ये बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर सेम करने के लिए इस अंदर वाले जो ठंडा है, ये जो ठंडा वाला पार्ट होता है, ये बाहर के टेम्परेचर से ऊष्मा लेने लगता है और तब तक ये ऊष्मा लेता रहता है जब तक इसका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। ये आपने पढ़ा होगा, राइट। तो जैसे आप देखते हैं कि जैसे आप सर्दियों में खाना खाते हैं, जैसे आप सर्दियों में खाना खाते हैं और खाना खाते हैं आपको ज़्यादा सर्दी लगने लगती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यहीं से आता है सर, थर्मोडायनामिक्स से। वो ये है कि जैसे आप खाना खाते हैं तो आपके शरीर की जो ऊष्मा है, आपके शरीर का जो ताप है वो बढ़ने लगता है और बाहर का आपके जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर आपके शरीर के टेम्परेचर से कम है। तो आपके शरीर से बाहर का टेम्परेचर ऊष्मा लेने लगता है और जब आपके अंदर से ऊष्मा जाती है बाहर तो आपको सर्दी लगती है, राइट। यही है। ऐसे ही एक और कारण है, जैसे ये बात जो मैं बोलने वाला हूँ आपको इतनी जल्दी हजम नहीं होगी, लेकिन सही है और जो सही है वो हमेशा सही होता है, चाहे आप मानिए या ना मानिए। जैसे आप अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और गर्मी में आप नहाते हैं, तो अगर आप अपने शरीर के प्रति संवेदनशील है, अगर आप अपने शरीर के प्रति संवेदनशील हैं और आपको अपने शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तनों का भी बड़ी आसानी से पता लग जाता है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप नहाते हैं उसके जस्ट 1 या 2 मिनट बाद आपको, जब नहीं नहाए थे उससे पहले और नहाने के बाद उससे ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। उसका कारण ये है, जैसे कि मान लीजिए, देखिएगा देवी जी, जैसे कि ये देवी जी हैं, राइट, ये देवी जी हैं। अब ये अभी गर्मियों का मौसम है और ये नहा करके आई हैं साहब, ठीक, ये नहा करके आई। अब इनका जो टेम्परेचर है बॉडी का, इनका बॉडी का टेम्परेचर लो हो गया है। कहाँ से? बाहर के वातावरण से। बाहर के वातावरण के कंपैरिजन में इनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लो हो चुका है। अब क्या होगा साहब, इनका जो शरीर है, इनकी जो बॉडी है, बाहर के वातावरण के बराबर अपना जो ताप है वो
करने की कोशिश करेगा, राइट। तो ये इनकी जो बॉडी है बाहर के वातावरण से ऊष्मा लेने लगेगी, और जब ये ऊष्मा लेंगी तो इन्हें गर्मी लगेगी, राइट, इन्हें गर्मी लगेगी। तो जब आप गर्मियों में नहाते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद आपको गर्मी लगने लगती है, राइट। ऐसा ही सर्दियों में भी होता है। जब आप सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हैं तो बाहर के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो कम होता है, लेकिन आपकी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है जब आप गर्म पानी से नहाते हैं। तो सर्दियों में आपकी बॉडी अब गर्म पानी से नहाने के जस्ट बाद ये गर्म हो चुकी है। अब गर्म जैसे ही आपकी बॉडी होगी, बाहर का टेम्परेचर कम है, तो आपकी बॉडी से बाहर का टेम्परेचर जो है वो हीट लेने लग जाता है, और जैसे ही ऊष्मा आपके शरीर से बाहर जाती है आपको सर्दी लगने लगती है, राइट। यही होता है। तो यही कारण है कि आप जब गर्मियों में नहाते हैं तो उसके 1 या 2 मिनट बाद आपको पहले से ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। अब आप चाहे इस बात को माने या ना माने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सत्य है वो तो सत्य रहेगा। आपके मानने या ना मानने से सत्य परिवर्तित नहीं हो जाता। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एकक कोष्ठिका की हम बात कर रहे थे, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। ये भी वैसे आपका टॉपिक ही था, बट ये मुझे समझाना था इसलिए मैंने बताया। आपने देखा होगा कि जब किसी फर्श, जो आपका फर्श होता है, उसको ढकने के लिए उस पर हम टाइल लगाते हैं, और टाइल इस तरह से बिछाते हैं कि उनकी पुनरावृत्ति होती रहे, तो हमें वहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हुआ दिखता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक टाइल है आपके कोई, राइट, ये टाइल है, और इस टाइल में ऐसी कोई डिजाइन बनी हुई है इस तरह से। तो अब जो हम नेक्स्ट वाली टाइल लगाएंगे, जो नेक्स्ट वाली टाइल लगाने वाले हैं वो ये है, और इसकी डिज़ाइन जो होगी सर वो अब यहाँ से शुरू होने वाली है ना, अल्टीमेटली ऐसे, क्योंकि ये और ये दोनों जब हम मिलाएंगे तो ये ऐसे होता हुआ दिखेगा, और हमें एक पैटर्न फॉलो होता हो। और जैसे ही इधर वाली टाइल लगवाएंगे तो जो टाइल लगाने वाला है वो जानता है कि पैटर्न क्या होता है, राइट। तो उसका जो पैटर्न यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा वो वाली टाइल लगाएगा, राइट। तो अब हम जब देख रहे हैं तो इसमें एक पैटर्न फॉलो हुआ हमें दिख रहा है सर, और उन्हीं बिंदुओं से, ये जो पैटर्न के बिंदु हैं, ये इनसे एक समुच्चय बनता है। तो ये बिंदुओं का समुच्चय जो होता है ये ढांचा है जिसे आकाशीय जालक कहते हैं। ये एक ढांचा है जिसे हम आकाशीय जालक कहते हैं। जब आकाशीय जालक बिंदुओं पर, जब संरचना जो होती है, संरचना की जो इकाई है, जैसे कि यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इकाई का मतलब होता है उसका एक पार्ट। तो यही पैटर्न पूरे के पूरे क्रिस्टल में फॉलो हो रहा है ना, तो ये इकाई संरचना की एक इकाई को हम मोटिफ कहते हैं। मोटिफ या बेसिस, यही बेस है, इसलिए ये पूरा इसे बेसिस या मोटिफ कहा जाता है, राइट सर। नाउ जब आकाशीय जालक बिंदुओं पर मोटिफ रखते हैं तो पैटर्न बनता है, राइट, पैटर्न बनता है। इसके बाद में क्रिस्टल संरचना में मोटिफ एक अणु, परमाणु अथवा आयन हो सकता है सर। जैसे कि आप देखेंगे कि मोटिफ का अर्थ क्या है, तो ज़्यादा उल झूल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मोटिफ जो होता है वो सिंपली है कि क्रिस्टलों में जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं और आयन होते हैं ना सर जी, तो यही मोटिफ होते हैं, सिंपल। ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है सर। अब आकाशीय जालक को हम क्रिस्टल जालक भी कहते हैं। आकाशीय जो जालक होते हैं उन्हें क्रिस्टल जालक भी सर कहा जाता है। मैंने कहा हाँ सर, ठीक है, आगे बताइए। अब एक क्रिस्टल जालक के आप अभिलक्षण देख लीजिए सर, आपकी बुक में बड़े अच्छे से दिया हुआ है, आप देखिएगा मेरे साथ साथ, उसे रीड करते जाइएगा कि उसमें पहला जो है अभिलक्षण वो ये है कि जालक में प्रत्येक बिंदु, जालक बिंदु
अथवा जालक स्थल कहलाता है। जालक में जो प्रत्येक बिंदु होता है वो जालक बिंदु या जालक स्थल के नाम से जाना जाता है सर। इसके बाद में जो दूसरा है अभिलक्षण वो देखिए कि क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को निरूपित करता है जो एक परमाणु, अणु अथवा आयन हो सकता है। राइट। इसके बाद में जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं में जोड़ा जाता है। जैसे ये बिंदु हैं जालक बिंदु, तो इन्हें सीधी रेखाओं में हम जोड़ते हैं जिससे जालक की ज्यामिति जो है वो व्यक्त की जा सके, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अब क्रिस्टल को पूर्ण परिभाषित करने के लिए, क्रिस्टल को जब हम पूर्ण परिभाषित करेंगे तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है वो देख लीजिए कि क्रिस्टल को पूर्ण परिभाषित करने के लिए त्रिविम जालक का केवल छोटा सा भाग ही आवश्यक होता है। इस छोटे से भाग को एकक कोष्टिका कहते हैं। तो अपना क्रिस्टल जालक क्लियर हुआ। इसके बाद में एकक कोष्टिका किसे कहते हैं कि ये छोटा सा पार्ट जो पूरे क्रिस्टल में पुनरावृत्त हो रहा है, बार बार आ रहा है, इसे ही हम क्रिस्टल मतलब एकक कोष्टिका के नाम से जानते हैं सर। जैसे कि 2D में आपके पास द्विविम, 2D में संभावित एकक कोष्टिकाएं होती है। 2D में संभावित एकक कोष्टिका, राइट, ये है ना। देखिएगा सर कि कितनी संभावित हो सकती है 2D में। जैसे ये है, तो ये A है और ये भी A है, इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। दूसरी देख लीजिए 90 डिग्री एंगल वाली, ये A है, ये भी A है और इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है सर, 90 डिग्री है। राइट। ऐसा भी पैटर्न हो सकता है इस वाला, ये A है, ये B है और A और B के बीच में जो कोण है वो 90 है। इसके बाद में ये वाला पैटर्न भी फॉलो हो सकता है। ये A है और ये भी A है। इसके बाद आप ये वाला पैटर्न भी पा सकते हैं अपने एकक कोष्टिका, मतलब 2D में कौन कौन से संभावित है उनके बारे में थोड़ा हम नॉलेज ले रहे हैं और कुछ नहीं। ये नॉर्मल चीज़ है, बस आपके समझाने के लिए होता है। ये B है और ये कोई कोण गामा है। राइट। नाउ 3D में अगर हम देखें, 3D में देखना चाहें तो आप यहाँ पर देखिए सर। 3D में जो संभावित एकक कोष्टिकाएं होती है उनके अभिलक्षण होते हैं, जो आगे मैं बताने वाला हूँ। ये होते हैं कि उसके तीनों किनारों की जो भुजाएं होती हैं, तीनों किनारे होते हैं, उनकी विमाओं A, B और C के द्वारा परस्पर या तो वो लंबवत हो सकती हैं या फिर वो लंबवत नहीं हो सकती है, मतलब ज़रूरी नहीं है। दूसरा है किनारों के मध्य कोण अल्फ़ा जो भुजा A और B के बीच बनेगा। फिर बीटा, कोण बीटा जो A व C के बीच बनता है, और गामा जो A और B के बीच बनता है। वैसे तो हम कुछ भी ले सकते हैं हमारे हिसाब से कोण, लेकिन 3D में बेसिकली एक तरह की ही ये जो होती है एकक कोष्टिका वो इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है। पहले देख लीजिए आप, राइट, दिस एंड दिस, बस हो गया आपका काम। नाउ
ये वाली चीज़ें, राइट। अब ये ए भुजा है आपकी, ये बी है और ये सी है। ये ए और बीच के बीच जो बनने वाला कोण है ये आपका गामा है। इसे हम फिक्स रखेंगे जब भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये गामा है। बी और सी के बीच जो बनने वाला कोण है ये अल्फ़ा है, और ए और सी के बीच बनने वाला कोण जो है वो बीटा से हम आगे जा कर के रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो यहीं समाप्त करते हैं। इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप पिछला रिवाइज कीजिए और आगे का थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।